क्या कभी सोचा है कि एक मामूली सा गोंद सिर्फ लकड़ी ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक साथ जोड़ सकता है? फेविकोल की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ एक गोंद नहीं है, ये एक ऐसा साम्राज्य है जिसने एक शक्तिशाली मोनोपोली, एक एकाधिकार बना लिया है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये गोंद भारत को नियंत्रित करता है। और बात यह है कि फेविकोल का प्रभाव सिर्फ हार्डवेयर की दुकानों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे देश के व्यापार और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति के ताने बाने में समा गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये आकस्मिक एकाधिकार आखिर बना कैसे। देखिए, इसकी कहानी किसी बड़े बोर्डरूम में नहीं लिखी गई। इसकी शुरुआत एक आम इंसान से हुई, जो एक बहुत ही आम सी लेकिन बड़ी मुश्किल का हल ढूंढ रहा था। बात है 1959 की। उस जमाने में बड़े लोग सरेश नाम का गोंद इस्तेमाल करते थे। ये जानवरों से बनता था, जाहिर है बहुत बदबूदार था। ऊपर से इसे इस्तेमाल करने के लिए आग पर गर्म करना पड़ता था, जो काफी खतरनाक भी था। तभी बलवंत राय पारेख ने एक नया शाकाहारी गोंद बनाया, जिसे न गर्म करने का झंझट, न कोई बदबू, एकदम साफ सुथरा, और नाम रखा गया फेविकोल। तो यहाँ असली गेम चेंजर इसकी कीमत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। असली इनोवेशन था वो अनुभव जो फेविकोल ने दिया। इसने बड़इयों की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों को खत्म कर दिया। आग का खतरा, वो गंदी बदबू और जानवरों से बने गोंद को इस्तेमाल करने की जो एक झिझक थी, वो सब कुछ। अब प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन एक प्रोडक्ट से साम्राज्य कैसे बनता है? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। फेविकोल ने अपनी मोनोपोली सिर्फ टीवी विज्ञापनों से नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, सीधे बढ़ाइयों का दिल और उनकी वफादारी जीती। उन्होंने जो किया उसे हम सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। उन्होंने बनाया फेविकोल चैंपियंस क्लब। अब ये कोई मामूली लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं था, नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम था। इस क्लब का सदस्य होना एक सम्मान की बात थी। यहाँ बड़इयों को ट्रेनिंग मिलती थी, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता था, एक पहचान मिलती थी। नतीजा, किसी भी बड़ई के लिए फेविकोल छोड़कर कोई दूसरा ब्रांड इस्तेमाल करना सामाजिक रूप से बहुत मुश्किल होगी। और जब ये कम्युनिटी बन गई, तब आया विज्ञापनों का जादू। ओगिलवी की मार्केटिंग इतनी शानदार थी कि उन्होंने बिना एक शब्द बोले सिर्फ तस्वीरों से इमोशनल कनेक्शन बना दिया। तर्क से ज्यादा इमोशन पर फोकस किया, और इसका असर ये हुआ कि फेविकोल सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं रहा, वो गोंद का दूसरा नाम बन गया। एक तरह से उन्होंने भाषा पर ही एकाधिकार कर लिया। तो ठीक है, मार्केट पर कंट्रोल हो गया, लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा हो गया, लेकिन जब कोई इतना बड़ा बन जाता है तो उससे अपनी इस बादशाहत को बचाए भी रखना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है प्रभुत्व की असली कीमत और उसके साथ आने वाले जोखिम। पेडिलाइट, जो फेविकोल की पेरेंट कंपनी है, उसने एक बहुत आक्रामक रणनीति अपनाई। जो भी उन्हें टक्कर दे सकता था, उन्होंने उसे खरीद लिया। एमसील, रॉफ, स्टील ग्रिप और 2020 में तो एरलडाइट जैसे बड़े ब्रांड को भी। मतलब अब मुकाबला करने वाला ही कोई नहीं बचा। पेडिलाइट अब खुद से ही मुकाबला कर रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कानूनी दांव पेच का भी खूब इस्तेमाल किया। अपनी मार्केट को बचाने के लिए कंपनी ने दूसरी कंपनियों पर उनकी बॉटल के डिजाइन की नकल करने तक के लिए केस कर दिया। हालांकि अदालतों ने भी एक सीमा तय की, जैसे कि आप अपनी खास डिजाइन वाली बॉटल को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्विक जैसे आम शब्द पर अपना हक नहीं जता सकते। लेकिन इस सफलता की कहानी के पीछे एक स्याह पक्ष भी है। इस सफर में बड़े संकट भी आए। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट हो या फिर 2020 में बद्दी में हुआ गैस रिसाव, ये ऐसी औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं जिनमें सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे, और इन चूकों की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि लोगों की जान और भरोसे से चुकानी पड़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में पिडिलाइट का ये एकाधिकार इतना मजबूत क्यों है? इसे तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए इनकी किले की रणनीति को समझते हैं। सोचिए, ये एक किला है जिसकी 4 मोटी दीवारें हैं। पहली दीवार है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, देश के कोने कोने तक इनकी पहुंच है। दूसरी दीवार है इनकी कम्युनिटी, जो वफादारी बनाए रखती है। तीसरी दीवार है इनोवेशन, ये लगातार अपने प्रोडक्ट में छोटे छोटे बदलाव करते रहते हैं। और चौथी दीवार है इनका कानूनी कवच, जो नकल करने वालों को दूर रखता है। इन चारों ने मिलकर एक ऐसा किला बना दिया है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या कोई भी किला हमेशा के लिए अभेद्य होता है? नहीं, इस किले के लिए भी 3 बड़े खतरे हैं। पहला, सरकारी नियम कानून। दूसरा, प्रतिष्ठा का सवाल, कोई बड़ा स्कैंडल कंपनी की इमेज को बर्बाद कर सकता है। और तीसरा, टेक्नोलॉजी,
मतलब कोई नया, बेहतर या पर्यावरण के लिए अच्छा विकल्प बाजार में आ जाए। तो पॉइंट ये है कि किला चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसमें दरारें पैदा हो सकती हैं। ये 3 कमजोरियां ऐसी हैं जो इस पूरे एकाधिकार की नींव हिला सकती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट न रहकर देश की कहानी का, संस्कृति का हिस्सा बन जाए, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? तो भविष्य में क्या होगा, ये देखने के लिए हमें 3 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहली, सरकार और नियामक संस्थाएं क्या कदम उठाती हैं। दूसरी, कंपनी अपने कामकाज में कितनी पारदर्शिता लाती है। और तीसरी, क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी इनके लिए कोई चुनौती खड़ी कर पाती है। देखिए, एक शानदार मशीन बनाना एक बात है, लेकिन उसे सही दिशा में चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ गार्डरेल्स जरूरी होते हैं। जब सफलता इतनी बड़ी हो तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है, और इसलिए सबको सुरक्षा, निष्पक्षता और इनोवेशन को लेकर कड़े सवाल पूछने चाहिए। क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं, बल्कि संरक्षक भी चाहिए होते हैं। मतलब कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस समाज और उस माहौल के प्रति भी है जिसमें वो काम करती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, फेविकॉल क्या है? एक प्यारा सा कल्चरल आइकॉन जिसकी मजबूत जोड़ की हम कस्में खाते हैं, या फिर मोनोपोली की ताकत की एक ऐसी कहानी जो हमें सावधान करती है? इसका जवाब आपको सोचना है।